नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है वो नर्सिंग कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और अपना सचिवालय कूच कर रहे हैं। जो इनकी मांग है, करीब 2011 में जो है समूह ग की भर्ती आई थी और उसके बाद करीब 12 साल बाद फिर से भर्ती आई है। लेकिन अब इसमें जो बात सामने आ रही है वो जो बाहर के अन्य प्रदेश के जो युवा हैं वो इसमें उन्होंने जब भर्ती आई थी वो करीब यहाँ पर 11 साल से जॉब कर रहे हैं और रह रहे हैं। तो इसमें बाद उनके द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि हमें भी यहाँ पे जो समूह ग की भर्ती है उनमें आवेदन करने की हमें भी अनुमति दी जाए। उसके बाद जो हाई कोर्ट का निर्णय आया तो उन्हें भी आवेदन की परमिशन मिल चुकी है। इसी को लेकर जो है आज यहाँ पर नर्सिंग जो है वो यहाँ पर सचिवालय कूच कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कुछ मांगे हैं आपकी, आज आप यहाँ पर सचिवालय कूच कर रहे हैं? हमारी जो नर्सिंग भर्ती 3-4 साल से लंबी थी, इस समय धामी सरकार ने हमारी नर्सिंग भर्ती को वर्षवार किया और हम सभी बेरोजगार युवाओं की पीड़ा को देखते हुए हमारी भर्ती को वर्षवार किया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का हम समस्त नर्सिंग संवर्ग के साथी उत्तराखंड के उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जैसे ही वो हमारी भर्ती का शासन आदेश जारी करते हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज या अन्य जगह जो है कुछ बाहर के अभ्यर्थी, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बल में राजस्थान के लोग हैं, और वो जो है कोर्ट में गलत तथ्य रख के जो है प्रोविजनल परमिट लाते हैं और फॉर्म भरने की अनुमति लेते हैं। लेकिन उनको सिर्फ अभी फॉर्म भरने की अनुमति मिली है। हम सरकार को सिर्फ यह चेताना चाहते हैं कि अगर इस गलत तरीके से जो है बाहर के लोग यहाँ आवेदन करेंगे और उनका चयन होगा तो आपके उत्तराखंड के लोग कहाँ जाएंगे? उत्तराखंड में आप पलायन नहीं रोक पा रहे हो, रोजगार नहीं रोक पा रहे हो यहाँ के लोगों के लिए, तो करोगे क्या फिर? क्यों बनाए हमने ये उत्तराखंड? ये एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। आज हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस भर्ती में समूह गा और गा की भर्ती में बाहर के लोगों को रोकने के लिए एक सशक्त अध्यादेश लाया जाए। जिस तरीके से आपने नकल विरोधी कानून रातों रात लाया, तो आप इस चीज को भी उस हिसाब से तत्काल प्रभाव से कर सकते हैं और उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार छीनने से बचा सकते हैं। जो लोग कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की, उनका कहना है कि हम यहाँ पर 11 साल से अपनी नौकरी कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो अगर हम राजस्थान में या किसी अन्य राज्य में वो करते हैं तो आप अन्य राज्यों की भी नियमावली देखिए। समूह गा की भर्ती साफ राज्यों की साफ गाइडलाइन है, चाहे हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल है, यूपी चले जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, तो उसमें साफ गाइडलाइन में कि समूह गा और गा की भर्ती में उसी राज्य का मूल निवासी उसको भर सकता है जो वहाँ पे लंबे समय से गुजर बसर कर और वहाँ का मूल निवासी है, ना कि स्थायी निवासी। मूल निवासी वहीं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी यह अध्यादेश बहुत सख्ती के साथ लागू हो कि ताकि हमारा रोजगार जो है एकदम सुरक्षित हो सके। और भी यहाँ पर लोग हैं। सर, आज आप अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर रहे हैं कि जो है वो समूह ग और गा की भर्ती में आवेदन जो है वो मूल निवास का हो, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए सर, हम लोग जो है संविदा बेरोजगार स्टाफ नर्सेज महासंघ से हैं और पूरे प्रदेश के लोग, ये महिलाएं पुरुष यहाँ पर आए हुए हैं। सब लोग जो है संविदा पे प्राइवेट में और बेरोजगार हैं कई सालों से। 12 साल बाद ये भर्ती आई है और इस भर्ती के लिए हम एकता विहार में 134 दिन हमने वर्षवार करने के लिए लड़ाई लड़ी। सरकार ने हमारी मांगे मानी, उसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। लेकिन 3 जनवरी को जैसे ही विज्ञापन होता है, बाहरी प्रदेश के युवा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में जो कार्यरत हैं वो माननीय उच्च न्यायालय चले जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय जाके प्रोविजनल परमिट कोर्ट भी उनको कर देता है। जिस बात को लेके हम लोगों को खतरा है कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, इसलिए हमें आज मजबूर होकर इन सड़कों पर आना पड़ा। और हम सरकार से ये चाहेंगे कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय में हमारा पक्ष मजबूती से रखे। राजस्थान के जो बात कर रहे हैं आप, जो युवा हैं आप आवेदन कर रहे हैं, अभी कुछ महीनों पहले देखा था ऋषिकेश एम्स में भी 600 राजस्थानियों की नियुक्ति हुई थी। देखिए, ऋषिकेश एम्स की बात हम इसलिए नहीं बोलते हैं कि ऋषिकेश एम्स जो है केंद्र का संस्थान है और केंद्र के अलग नियम होते हैं और उत्तराखंड एक प्रदेश है और इस प्रदेश के अपने नियम हैं। वहाँ पर जो राजस्थानियों का सिलेक्शन हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। ये प्रदेश का मामला है और मैं प्रदेश के मामले में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के मूल निवासियों का जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हम सरकार से एक लाइन में एक निवेदन करते हैं, समूह गा और घा के पदों के लिए अध्यादेश जारी करो, बाहर के लोगों को रोजगार न देके हमारे पहाड़ियों को रोजगार दिया जाए। अब आगे जो आपकी मांगे हैं, अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे आपका क्या कुछ कदम रहेगा, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, हमने पहले भी जो है 4.5 महीने का 134 दिन का धरना लगातार किया और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम इन्हीं सड़कों पर यहाँ पर अनशन में बैठ जाएंगे और हमें किसी भी हद से गुजरना पड़े हम उसके लिए
लड़ेंगे, क्योंकि 12 साल हमने इन भर्तियों का इंतजार किया है और इस भर्ती में हम कोई धांधलेबाजी नहीं होने देंगे। करीब 12 साल बाद अब भर्ती आई है, काफ़ी लंबा आपने संघर्ष किया है, उसके बाद भर्ती आई है और अब जो है वो बाहर के जो आप बता रहे हैं कि जो युवा है वो आवेदन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या विषय है? मेरा इस पे यही विषय रहेगा कि आप चाहे हिमाचल स्टेट जाओ, चाहे आप राजस्थान स्टेट जाओ, अदर यूपी स्टेट जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, सम्मुख ग और घ के पदों में मूल निवास होना अनिवार्य है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जब कुछ लोग अदर स्टेट वाले कोर्ट में चले जाते हैं और कोर्ट उनको जाकर के प्रोविजन तरीके से परमिशन दे देती है आवेदन करने की, तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि बाहरी राज्यों के जो कोर्ट ने परमिट किए उनके आवेदन निरस्त करे जाए। क्योंकि मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ, केदारनाथ आपदा, कोरोना आया, केदारनाथ आपदा, जोशीमठ आपदा, तब तो अदर स्टेट वालों ने किसी ने भी कोई मदद नहीं करी, न अदर स्टेट वालों को ये सफर करना पड़ा तो सिर्फ उत्तराखंड वालों को सफर करना पड़ा। आज उत्तराखंड वाले अपने जोशीमठ से लेकर के हर जगह से लेकर केदारनाथ आपदा से लेकर के चले जाओ, सारे लोग जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के आज वो अपना घर बार छोड़ करके सड़कों में आए हुए, तब तो किसी भी स्टेट वालों ने किसी ने भी ना उन्हें मदद करी है, ना उनको नौकरी मिली है, ना कुछ में। ठीक है, अदर स्टेट वाले अगर यहाँ पर नौकरी करने के लिए आते तो उनको नौकरी की जरूरत थी ना उस समय, तो इसलिए वो नौकरी करने के लिए आए हैं। तो ये थोड़ी है कि मतलब नौकरी करने के लिए वो आए तो वो अपना अधिकार ही जमा करके बैठ जाए। अगर मैं भी अदर स्टेट में जाती हूँ तो मैं भी अपनी नौकरी करने के लिए जाती हूँ, लेकिन ये थोड़ी है कि मैं वहां पर जाकर के उनका हक मानने लग जाऊं। तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि इस भर्ती में जो समूह ग और घ के पद हैं उनका अध्यादेश जारी हो कि वो मूल निवासियों के लिए हो, और वो ये अध्यादेश जारी करें कि मूल निवासी ही इस भर्ती को भरने के लिए परमिट हो। पलायन भी एक सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड का है, तो क्या लगता है जब बाहर से जो अन्य राज्यों का है वो उनको आवेदन करने की वो मिलेगी, आप लगातार ये भी कह रहे हैं मूल निवासियों को इसका आवेदन के लिए वो हो, तो क्या लगता है क्या ऐसे जो पलायन है वो रुक पाएगा और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? सर देखो, जब उत्तराखंड के युवाओं को जब उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार ही नहीं मिल पाएगा, अदर स्टेट वाले यहाँ पर रोजगार करेंगे तो उत्तराखंड का युवा कहाँ जाएगा? बताओ ना। हमारे इस भर्ती में सारे तो अदर स्टेट वाले आ जाएंगे, हम उत्तराखंड वाले तो ऐसे ही रह जाएंगे। लड़ाई तो हमने लड़ी है ना इस भर्ती की, शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं और 12 साल बाद ये भर्ती निकली। जब हमें ये नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर क्या फायदा? अदर स्टेट वाला अगर नौकरी करेगा तो हमारा क्या फायदा हो? मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि अगर बाई चांस इस भर्ती में मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहती हूँ, इनके पदों को निरस्त करा जाए। अगर इनके पद निरस्त नहीं होंगे और अगर ये भर्ती अगर हम लोगों का इसमें चयन नहीं होगा और अगर अध्यादेश जारी नहीं होगा तो हम आगे भी अग्र आंदोलन करेंगे। मैम, आपके हाथ में एक पोस्टर देखा जा रहा है, व्यर्थ जाए पहाड़ का पानी और जवानी नौकरी पाए राजस्थानी। आखिर क्या पीड़ा है ऐसी? इसका मतलब मैं समझाना चाहूंगी, पहाड़ की पानी पहाड़ की जवानी नौकरी पाए राजस्थानी या बाहर के लोग, इसका मतलब मैं समझाना चाहूंगी पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी, क्योंकि ये धरोहर है उत्तराखंड की। यहाँ आप लोगों में से हम में से हर परिवार के लोगों ने बलिदान दिया है इस उत्तराखंड को बनाने के लिए, और जहाँ तक मैं समझती हूँ लगभग हर दूसरे तीसरे परिवार से लोगों का बलिदान उस समय गया होगा। तो ये पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी, ये स्लोगन जो लिखा है वही है कि पहाड़ का पानी पहाड़ का जवानी। यहाँ ये व्यर्थ जा रहे हैं। अब क्यों व्यर्थ जा रहे हैं? क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने बलिदान दिया हमारे लिए कि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चों को नौकरियां मिले, हमारे बच्चे यहाँ से पलायन ना करें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बाहर के लोग आके यहाँ पर हमारे हकों पे डाका डालते हैं। समूह ग और घ की भर्तियों की भी नहीं है बात, ये उत्तराखंड के निवासी होने के अधिकार की है, और मैं चाहती हूँ कि अधिकार की लड़ाई हर निवासी लड़े। तो मेरे सरकार से यही निवेदन है कि इतने सालों से हम जिस भर्ती का इंतजार हम कर रहे थे, 14 सालों से हमने इंतजार करा, 14-12 साल बाद ये भर्तियां आई, फिर 3 साल हमने इनको वर्षवार कराने की लड़ाई करी, क्योंकि हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हमारी उम्र जा रही है, ये लास्ट चांस है, इसके बाद अभी हम ये फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। और अब जब ये बाहर के लोग सभी साथियों से अनुरोध है कृपया करके मंच में आने का कष्ट करें और सभी एकजुट रहें। जब बाहर के लोग अगर इस तरह से आ जाएंगे तो मैं जैसे अपना एग्जांपल दूं तो मैं तो इस भर्ती से बाहर हो गई, तो मेरा वो 14 साल का इंतजार और ये 3 साल की लड़ाई का क्या मायने रह गए? और जो सरकार ने हमारे लिए मेहनत करी उसके क्या मायने रह गए? कोई मायने नहीं रह गए ना। अब जब मैं बाहर जा ही रही हूँ उन बाहरी लोगों की वजह से, तो मैं क्यों नहीं लड़ूंगी? क्योंकि आज मैं बाहर जा रही हूँ, कल मेरे बच्चे बाहर जाएंगे। मेरे क्या आप लोग युवा हो, आप लोग भी अगर आप आवेदन करते हो सरकारी नौकरियों में और आप लोगों के हकों पे डाका पड़ेगा ऐसे ही, क्योंकि हर जगह आप देखो 70% राजस्थानी बिहार के लोग हैं यहाँ पर।
मैं सुशीला तिवारी से हूँ। सुशीला तिवारी में नर्सिंग स्टाफ में 70% बाहर का है, 30% उत्तराखंड के नर्सिंग स्टाफ है। बात करते हैं कि हम 15 साल पहले यहाँ नौकरी के लिए आए थे, हम 15 साल बाद कहाँ जाएं? अरे आपको नौकरी की जरूरत थी, आपको अपने बच्चे पालने थे, आप तब आए, आपको नौकरी मिली, आपको रोजगार मिला, ये बड़ी बात नहीं है। आप इसका मतलब ये तो नहीं किसी घर ने हमें आसरा दिया तो उस घर में हक जमा के बैठ जाए, ना ये उसका फायदा वो बनता है, ना ही ये उस घर के स्वामी का वो बनता है कि वो अपने बच्चों का हक मार के दूसरे के बच्चों को दे। इसलिए मेरा सरकार से यही निवेदन है कि वो जो बाहर के आवेदन हुए उन्हें निरस्त करें, हमारा अधिकार हमें दे, हमारे बच्चों को दे। अगर आज ये लड़ाई नहीं जीती गई तो कल ये सभी के बच्चे इसी तरह से सड़कों पर उतरेंगे। 12 साल बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी है आपने, उसके बाद भर्ती आई है, इसमें सरकार का भी कितना बड़ा फॉल्ट आप मानते हैं? 12 साल बाद भर्ती आना, चुनाव तो 12 साल में 2-3 बार हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं देखिए सरकार को मैं कोई दोष नहीं दूंगी, मैं नहीं जानती, हमें नहीं पता कि कांग्रेस भाजपा कुछ नहीं। भाई हमारे लिए बीजेपी सरकार ने पोस्टें निकाली हैं, 12 साल बाद पोस्टें आई हैं, धन सिंह रावत जी ने पोस्टें निकाली है, माननीय धामी जी ने पोस्टें निकाली है। तो भाई जिन्होंने काम करा है वो हमारे सर्वोपरि है, हम उनका दिल से आदर सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे 12 साल पहले भी बीजेपी सरकार नहीं निकाली थी, 15 में भी ठीक है, और जब उन्होंने निकाली है तो लेकिन फायदा क्या हो रहा है भाई निकालने का? आप ये देखिए माननीय धन सिंह रावत जी, आप ये देखिए, आपने इतनी मेहनत करी इन भर्तियों के लिए, हमने भी मेहनत करी है, आपने हमारा साथ दिया, तो फायदा क्या हुआ जब आपने बाहरी लोगों को आने दिया? बाहरी लोगों के आने का मतलब है उनका अंदर आना और हमारा बाहर जाना, और हमारे बाहर जाने का मतलब है कि मैं अगर बाहर गई तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि लास्ट चांस मेरे पास है। मेरे पास कोई चांस नहीं है कि मैं दूसरी भर्तियों में आवेदन करूं, मेरी उम्र जा चुकी है, ये लास्ट चांस है, मैंने आवेदन कर लिया, अब मेरा एज अब ओवर हो चुकी है, अब मैं कोई फॉर्म नहीं भर पाऊंगी। अगर ये समस्या मेरे सामने आती है तो मेरे मतलब सुसाइड जैसी ऐसी मेंटेलिटी नहीं बनेगी तो क्या होगा भाई? कहाँ जाएंगे हम लोग? मैंने 12 साल से अपने बच्चे के लिए इंतजार किया है कि 12 साल बाद 14 साल बाद पोस्ट आई है, मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हूँ। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, मैंने उनको अच्छा पढ़ाया लिखाया नहीं, अच्छा नहीं खिलाया, तो कम से कम आने वाला भविष्य तो उनको मैं अच्छा दे दूँ। लेकिन अब वो भी मेरे हाथ से जा रहा है या मेरे जैसे और लोगों के हाथ से जा रहा है, तो हम कैसे नहीं होपलेस होंगे, कैसे नहीं हताश होंगे? और अगर ये सड़कों पर हम आए तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे। अगर ये भर्तियों में बाहरी लोगों के आवेदन को नहीं रोका गया, हम कुछ भी कर गुजरेंगे। जब हमारे बुजुर्ग इस उत्तराखंड को बनाने के लिए अपना योगदान बलिदान दे सकते हैं ना, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हम भी अपना बलिदान देंगे। आगे अगर सरकार आज जो आपने सोच कर रहे हैं, सरकार की चेतावनी का काम कर रहे हैं, तो आज अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? हम फिर इसी तरह से आंदोलन करेंगे, फिर उग्र आंदोलन करेंगे, और जो भी रणनीति आगे की बनेगी, नहीं मानेंगे तो हम कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन बात यह मेरे भविष्य की नहीं है, मैंने पहले भी कहा, मेरी उम्र हो चुकी है, मैंने इतनी उम्र गुजार ली है, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। मेरे बच्चों ने अभी किसी के बच्चे इंटर कर रहे हैं, किसी के कुछ कोर्स कर रहे हैं, आने वाले समय वो भी कंपटीशन फाइट करेंगे। लेकिन इसी तरह से बाहर के लोग आते जाएंगे तो मेरे बच्चे क्या पलायन करेंगे, बाहर जाएंगे, और वो अगर वो बाहर जाते हैं तो बाहर उनके लिए कोई कोटा नहीं है। जैसे उत्तराखंड में खुले दिल से ऑफर आ रहा ना, आओ भाई आओ, आप आओ, बाहर के लोग आओ, उत्तराखंड वाले लोग भागो, और जगह के लिए कोई इस तरह का ऑफर नहीं है। हमारे लिए केवल मुश्किल से कहीं कहीं पे 5% का कोटा होता है बाहर वालों के लिए, लेकिन यहाँ बराबर का उपहार दिया जा रहा है कि भाई हमारे लोगों ने समुद्र मंथन किया, उसमें से अमृत निकाला, लो सब बांटो, और जिन्होंने मेहनत करी वो अलग जाओ, बैठ जाओ अलग से। वो चीजें हो रही हैं, तो ये अन्याय क्यों? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगी, आप लोगों ने इतनी समझदारी से इतनी अपने आप हमारा दर्द को समझा, आज वो दर्द क्यों नहीं देख रहे आप लोग? आज भी हमारा दर्द देखे, तभी तो जो आपने हमें भर्तियां दी है, उपहार दिया, तभी तो उसका फायदा होगा, वरना क्या फायदा है? वरना वो लोग अंदर, हम बाहर। जब उत्तराखंड बनाने के लिए आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के वासियों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, उत्तराखंड जो अलग राज्य की मांग हुई इसलिए हुई थी कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिल सके, यहाँ का भविष्य बन सके। लेकिन अब इस प्रकार की जो यहाँ पर चल रहा है उसे देखकर क्या लगता है, क्या इसे उत्तराखंड मांगना सही था? ये सब चीज देखिए, बात से अगर मैं उत्तराखंड से हट के कहूँ तो सबसे पहली बात होती है हमारी देश की लड़ाई की। जब हमारे साथियों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने लड़ाई लड़ी थी तो सभी लोग उनके साथ नहीं थे, उन्होंने अपने योगदान दिए, बलिदान दिए, बहुत सारी, सबको हर बच्चा जानता है। तब आज जाके हम भी ये आंदोलन जैसी चीजें कर रहे हैं, खुले आम में सांस ले रहे हैं। ठीक इसी से बात उत्तराखंड की आई, जब हमारे पूर्वजों ने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा कि हमारे यहाँ के उत्तराखंड के सीधे साधे लोग माने जाते हैं। हर कोई जानता है कि उत्तराखंडी बहुत सीधा होता है, पहाड़ी इंसान, कुमाऊनी इंसान बहुत सीधा होता है, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन जब बात उनके बच्चों की आती है ना, तो हर सीधा इंसान फिर उठ खड़ा होता है। तो हमारे बुजुर्गों ने भी वही किया, जब देखा कि उनके बच्चों के बाद भविष्य की आ रही है और उनकी आन बान पे बात आ रही है, तो उनके अंदर क्रांतिकारी जागी और उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि जो जुल्म उन पे हुए हैं वो उनके बच्चों पे ना हो।
लेकिन आज फिर से वही चीज दोहराई जा रही है। तो हम अपने जो पूर्वज है उनका जो बलिदान है हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम भी उन्हीं की संतान है। हम भी अगर ये चीजें नहीं रुकती है तो हम भी अपना बलिदान देंगे और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। ये जो है यहाँ पर सभी जो यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका यही कहना है कि जो आगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे जो रोड मैप रहने वाला है वो उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा और आगे जो सरकार को लगातार चेताने का काम किया जाएगा। क्योंकि इनका यही कहना है कि अगर बाहर के युवा यहाँ पे आएंगे, बाहर के लोग यहाँ पर जॉब करेंगे, रोजगार पाएंगे तो उत्तराखंड के भविष्य का क्या होगा, आखिर उत्तराखंड के युवाओं का क्या होगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़।